नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं और वाक्य में हम लोगों ने कल ये जान लिया था इससे पहले वाले वीडियो में कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। हमने बात की थी कि अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार होते हैं वो 8 होते हैं और उसमें हमने कहा था कि हमने नामोल्लेख कर लिया था। अब हम उन एक एक जो प्रकार है उसको लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसकी परिभाषाएं समझेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। सबसे पहला हो जाएगा विधान, विधानवाचक, या जिसके लिए हमने कहा था विधिवाचक। देखो, विधिवाचक या विधानवाचक क्या होता है कि जिसके अंदर जैसे ईश्वर का जो विधान होता है उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है ना। ईश्वर ने जो भी हमारे लिए तय किया हम उसको स्वीकार करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें किसी भी कार्य की स्वीकृति होती है। मतलब या तो किसी क्रिया के होने की सूचना दी जाती है या करने की सूचना दी जाती है। तो क्या बनेगा विधानवाचक में या विधिवाचक में? जिस वाक्य में क्रिया के करने अथवा होने की सूचना दी जाती है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कोई भी काम हो उसको करने की सूचना दी जाए या कोई क्रिया होती हुई हमें दिखे। तो जैसे हमने ये कहा कि मोहन सो रहा है, मोहन सो रहा है, ठीक है। तो किसी कार्य के होने की सूचना या किसी कार्य का होना हमें दिख रहा है, ठीक है। या कोई कहे कि मैं दूध पी चुका हूं। तो ये जो जितने भी हमने वाक्य लिखे ये सारे वाक्य साधारण साधारण वाक्य हैं। इसी तरह के वाक्य हमें संयुक्त वाक्यों में और मिश्र वाक्यों में भी मिलते हैं। कौन से? विधिवाचक। तो साधारण वाक्यों का उदाहरण ये हुआ। हम इस तरह के कुछ और उदाहरण लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को, किसी भी एक विषय को अगर साधारण वाक्य में कहा जाएगा तो कैसे कहेंगे, उसे अगर मिश्र वाक्य में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, और उसे संयुक्त वाक्य में कहेंगे तो कैसे कहेंगे। चलिए अब एक एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला लेते हैं साधारण वाक्य। राम अयोध्या में आए। सूचना मिल गई कि भगवान राम अयोध्या के अंदर आ गए हैं। ये साधारण वाक्य है। अब इसका मिश्र वाक्य लेते हैं। मिश्र वाक्य के अंदर हो जाएगा कि जब राम अयोध्या आए तब उत्सव मनाया गया। ठीक है, मिश्र वाक्य है, आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। ठीक है, अब लेते हैं संयुक्त वाक्य कि इसी चीज़ को संयुक्त वाक्य में अगर कहा जाएगा तो किस प्रकार कहा जाएगा। राम
अयोध्या में आए और उनके आगमन पर उत्सव मनाया गया। यहाँ पर मिश्र वाक्य है, दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पर संयुक्त वाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र हैं और किससे जुड़े हुए हैं? योजक से जुड़े हुए हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक जो विधिवाचक जो वाक्य है, जिस वाक्य में क्रिया के करने अथवा होने की सूचना दी जाती है, उसे विधानवाचक या विधिवाचक कहते हैं। इसमें हमने साधारण के अंदर राम अयोध्या आए, मिश्र में जब राम अयोध्या आए तब उत्सव मनाया गया, और संयुक्त वाक्य में राम अयोध्या में आए और उनके लिए उत्सव मनाया गया। अब इसका दूसरा प्रकार ले लेते हैं, वह है निषेधवाचक। निषेधवाचक ये अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार है जिस वाक्य से कार्य का निषेध यानी नहीं होना प्रकट हो। जिस वाक्य से क्रिया कार्य का निषेध यानी मना अभिव्यक्त होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी अभी तो हमने बात की थी राम अयोध्या आए। अब हम जैसे हम कह दें कि राजा नगर में नहीं आए, है ना, राजा नगर में नहीं आए, या संत गांव में नहीं आए, तो क्या हुआ? इसमें क्या सूचना मिल रही है? इसमें किसी निषेध की सूचना मिल रही है, किसी मनाही की सूचना मिल रही है, कोई ऐसा काम है जो नहीं हुआ। ठीक, तो इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने अभी बोला उसी को ले लेते हैं साधारण वाक्य में कि महात्मा नगर में नहीं आए। महात्मा जो थे वो नगर के अंदर नहीं आए। आगे लिखें मिश्र वाक्य। जिस नगर में महात्मा नहीं आते उस वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं होते। अगर वो नगर में महात्मा आ जाते, लोग उनकी सेवा करते तो लोग संतुष्ट होते। तो जिस नगर में महात्मा नहीं आते वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें महात्मा का या उनके समुदाय का, उनके दल का आतिथ्य नहीं मिला, है ना। वो जो स्वागत वगैरह करना चाह रहे थे, जो उनका सम्मान करना चाह रहे थे, वो सब नहीं कर सके, इसलिए वो क्या हुए? वो संतुष्ट नहीं हुए। और अब संयुक्त वाक्य देखें। महात्मा नगर में नहीं आए, अतः लोग संतुष्ट नहीं हुए, है ना। महात्मा नगर में नहीं आए
इसलिए या अतः लोग संतुष्ट नहीं हुए। ये कौन सा होगा? निषेधवाचक। निषेधवाचक के अंदर साधारण वाक्य महात्मा नगर में नहीं आए, मिश्र वाक्य जिस नगर में महात्मा नहीं आते वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं होते, और संयुक्त वाक्य जिसमें दोनों स्वतंत्र भी हैं कि महात्मा नगर में नहीं आए और लोग संतुष्ट नहीं हुए, और ये योजक किससे जुड़ गया? अतः से या इसलिए से जुड़ गया। तीसरी कैटेगरी लेते हैं इच्छावाचक। इच्छावाचक में ये अर्थ के आधार पर तीसरी कैटेगरी है जिसमें जिस वाक्य के द्वारा कोई इच्छा, कोई कामना, कोई आशीर्वाद या कोई स्तुति प्रकट हो। जिस वाक्य में कोई कामना, इच्छा, स्तुति, किसी प्रशंसा करना है ना, स्तुति, आशीर्वाद, इत्यादि की अभिव्यक्ति हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। किसी को आशीर्वाद दिया, किसी के प्रति कोई कामना व्यक्त की गई, किसी की प्रशंसा की गई, वो सब चीज़ें किस में आएंगी? वो सब इसमें आएंगी। ठीक है। जैसे साधारण वाक्य है वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। ठीक है, कि भी आप किसी के विवाह में गए और आप क्या उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप क्या उनको कह लीजिए कि शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। मिश्र वाक्य में आ जाइए। दंपति जहाँ रहें सुख से रहें। ठीक है, कि वो जो जोड़ा है, युगल है, वो जहाँ पर भी रहे वो सुख से रहे। मिश्र वाक्य। अब आ जाइए संयुक्त वाक्य में। ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और आपके समान हमें भी सुखी रखे। यानी आपने क्या कहा किसी से कि ईश्वर आपको सुखी रखे, और जैसा आपको सुखी रखे उसी प्रकार वो मुझे भी सुखी रखे। कितनी अच्छी कह लीजिए कि ये भावना है कि हम किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रख रहे, और हम जैसा खुद के लिए चाह रहे हैं कि जैसे हम सुखी रहें वैसा ही वो सुखी रहे। तो हमने इसको उलट ढंग से इस बात को कहा कि आप जैसा सुखी रहें वैसा ही ईश्वर हमें भी सुखी रखे। ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और आपके समान हमें भी सुखी रखे। यानी मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें मांग रहा हूँ जो मैं खुद के लिए चाह रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा इच्छावाचक, जिसमें कोई ना कोई इच्छा व्यक्त की गई। साधारण वाक्य में वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, मिश्र वाक्य में दंपति जहाँ रहें वहाँ सुख से रहें, और संयुक्त वाक्य के अंदर ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और आपके समान हमें भी सुखी रखे। अगली कैटेगरी में आते हैं। अगली कैटेगरी है
आज्ञावाचक। इसको आप आज्ञार्थक भी कह देते हैं। आज्ञार्थक वाक्य क्या है? देखो, आज्ञार्थक वाक्य में कोई ना कोई आज्ञा दी जाएगी, कोई आदेश दिया जाएगा। जिस वाक्य से आदेश या आज्ञा का बोध होता हो, जिस वाक्य से किसी आदेश या आज्ञा की अभिव्यक्ति होती हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करो, यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ इत्यादि, है ना। तो इसमें उदाहरण लेते हैं। देखो, सबसे पहला उदाहरण सामान्य या साधारण वाक्य का। साधारण वाक्य का है, तुम अपना काम देखो। तुम्हें जो कहा गया है, तुम सिर्फ अपना काम देखो, दूसरे के फटे में टांग डालने की जरूरत नहीं है, ठीक। तुम अपना काम देखो, साधारण वाक्य। अब मिश्र वाक्य में आ जाएं। मिश्र वाक्य में क्या बनेगा? मिश्र वाक्य बनेगा, जो काम तुम्हें दिया गया है वह बहुत अच्छा है। तुम्हें जो काम दिया गया है वह बहुत अच्छा है, मतलब हमने तुम्हें कोई साधारण काम नहीं दिया, हमने बहुत श्रेष्ठ काम दिया है, तो तुम्हें उस काम को करना चाहिए। जो काम तुम्हें दिया गया है वह बहुत अच्छा है। अब आ जाएं संयुक्त वाक्य के अंदर। संयुक्त वाक्य क्या कहता है इसी संबंध में कि तुम सब चर्चा बंद करो एवं अपना काम देखो। तुम सब जो बातचीत कर रहे हो बंद कर दो, तुम सब चर्चा बंद करो एवं अपना काम देखो। तो ये एवं से जुड़ गया योजक से। आज्ञावाचक है जिस वाक्य से किसी आदेश या आज्ञा की अभिव्यक्ति होती हो, उसे तुम अपना काम देखो आज्ञा दी जा रही है। मिश्र वाक्य, जो काम तुम्हें दिया गया है वह बहुत अच्छा है। संयुक्त वाक्य, तुम सब चर्चा बंद करो एवं अपना काम देखो। यह आज्ञार्थक या आज्ञावाचक शब्द। अब अगला है प्रश्नवाचक। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रश्नवाचक में कोई ना कोई सवाल किया जाएगा, कोई ना कोई प्रश्न किया जाएगा। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो या किसी वाक्य से कोई प्रश्न प्रकट होता हो, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो या प्रश्न निहित हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य
कहते हैं। ठीक, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर कौन आया था, यहाँ कौन आएगा, ये सारे सवाल जितने भी हैं ये प्रश्नवाचक हैं। साधारण वाक्य, क्या वह आदमी, जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या वह आदमी आया है, हम जिसकी बात कर रहे थे, है ना। मिश्र वाक्य, क्या तुम जानते हो वह आदमी कब आया था, क्या तुम जानते हो वह आदमी कब आया था। ठीक है, अब संयुक्त पर आ जाओ। संयुक्त वाक्य में वह आदमी कब आया था और कब गया। ठीक, क्या वह आदमी आया, साधारण वाक्य। क्या तुम जानते हो वह आदमी कब आया था, एक प्रधान वाक्य, एक आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। वह आदमी कब आया था, एक वाक्य। कब गया, दूसरा वाक्य। योजक से जुड़ गया, संयुक्त वाक्य। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रश्नवाचक के अंदर जब कोई प्रश्न पूछा गया हो या कोई प्रश्न निहित हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगली कैटेगरी में आते हैं। अगली कैटेगरी है विस्मयबोधक या विस्मयवाचक। विस्मय बोधक या विस्मयादि वाचक, इसमें कोई ना कोई विस्मय, आश्चर्य, है ना, इस तरह के जो इमोशंस होते हैं, इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति व्यक्त की जाएगी। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, भय, आनंद, आश्चर्य इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति हो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है साहब, अब इसमें आश्चर्य होगा, भय होगा, शोक होगा, कुछ ऐसी चीज होगी जैसे साधारण वाक्य, वाह तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तुमने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, है ना, ये प्रशंसा की जा रही है किसी की। अब मिश्र वाक्य में आ जाएं कि जो काम तुमने किया है वह
जो प्रदर्शन तुमने किया है वह बहुत श्रेष्ठ है। जो प्रदर्शन तुमने किया है वो बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा प्रदर्शन मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक। संयुक्त वाक्य पर आते हैं कि तुमने इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और मुझे पता भी न चला। मतलब तुमने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया और तुमने बताया नहीं, मुझे पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी न किसी भाव की, शोक है ना, भय, आश्चर्य वगैरह, इसकी अभिव्यक्ति हो रही है। साधारण वाक्य में वाह तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मिश्र वाक्य में जो प्रदर्शन तुमने किया है वह बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। संयुक्त वाक्य में तुमने इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और मुझे पता भी न चला। ठीक। तो ये विस्मयादि बोधक जो वाचक हैं उस कैटेगरी की बात। अगली कैटेगरी में आते हैं, सातवीं कैटेगरी। सेवंथ कैटेगरी, जिसमें हम लेंगे संदेहवाचक को। जिस वाक्य में संदेह की अभिव्यक्ति हो, अर्थात कार्य के होने पर संदेह किया जाए, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे साधारण वाक्य, यह काम सुरेश ने किया होगा। ये काम सुरेश के अलावा और कोई नहीं कर सकता, तो यह काम सुरेश ने किया होगा। संदेह है, हमें पता नहीं है, संदेह है। ठीक है, यह काम सुरेश ने किया होगा। मिश्र वाक्य, जो पत्र मिला है वह सुरेश ने लिखा होगा। हमें जो पत्र मिला उसमें राइटिंग किसकी लग रही है, सुरेश की लग रही है, तो हो सकता है कि यह पत्र सुरेश ने लिखा हो। तो जो पत्र मिला है वह सुरेश ने लिखा होगा, संदेह किया जा रहा है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में आ जाओ कि सुरेश वहाँ से निकला होगा और महेश वहाँ पहुँचा होगा। सुरेश वहाँ से निकला होगा और महेश वहाँ पहुँचा होगा। तो इनके निकलने और आने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा, लेकिन ये मिल नहीं पाए।
ठीक। और सबसे अंतिम जो कैटेगरी है वह है संकेतवाचक। संकेतवाचक जिस वाक्य से किसी संकेत या अपेक्षा की अभिव्यक्ति हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कोई संकेत हो, कोई उसके अंदर अपेक्षा प्रकट की गई हो कि अगर देखो तुम चलोगे तो मैं चलूँगा, तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा, है ना। वो टाइटैनिक फिल्म याद होगी आपको, बड़ी प्रसिद्ध फिल्म रही थी। तो उसमें जब हीरोइन जहाज से कूदने लगती है तो हीरो जो उसको बचाने जाता है वो उससे दूर खड़ा हो जाता है और वो भी रेलिंग पे खड़ा हो जाता है और वो कहता है तुम कूदी तो मैं भी कूदा, है ना। तो क्या हुआ, कोई ना कोई संकेत है, कोई ना कोई अपेक्षा है ना, कोई ना कोई इस तरह की भावना की अभिव्यक्ति है। उदाहरण लेते हैं इसके अंदर, साधारण वाक्य, वह आज आए तो मज़ा आ जाए, है ना। वो अगर आ जाए तो मज़ा आ जाए। चलिए मिश्र वाक्य, जो मैं आपको पहले से जानता तो यह पुस्तक नहीं देता। भी आप पुस्तकों को ढंग से नहीं रखते, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं आपको ये किताब नहीं देता। ठीक। 8 प्रकार के जो हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य थे, हमने उसको समझा। एक छोटी सी चीज़ और रहती है वाक्य के अंदर जिसमें हमें समझ में आना चाहिए कि कारक चिन्हों, कारकों का प्रयोग हम वाक्य में कैसे करते हैं। देखिए मित्रों, वैसे तो कारक एक अलग से व्याकरण की कोटि है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद रीट में उसको लेके कोई चीज़, कोई सवाल आ सकते होंगे, इसलिए हम लोग कारक नहीं कर रहे हैं। हालांकि कारक हुए, क्रियाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें व्याकरण के अंदर करवाई जाती हैं। फिलहाल हम इतना सा समझ लेंगे कि किसी भी वाक्य के अंदर कारकों का स्थान किस तरह से निर्धारित होता है। उसके पहले अपन ये समझें कि अपन जब कारक पढ़ते हैं तो अपन उनको कैसे पढ़ते हैं, मतलब किस क्रम में पढ़ते हैं। कारक, है ना। आप जानते हैं कारक कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यानी ये 8 हैं। इन 8 को, इन कारकों को पढ़ने का क्रम क्या रहेगा? इनको पढ़ने का क्रम वही रहेगा जो हमने यहाँ लिखा। कैसे? हम लोग जब अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए हम कारक पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले कर्ता को पढ़ते हैं, उसके बाद हम कर्म को पढ़ते हैं, करण, फिर संप्रदान,
अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब हम वाक्य लिखेंगे तो वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, तो वाक्य के अंदर ये तो हो गया पढ़ने के समय, जब हम पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ते समय क्रम। पढ़ते समय क्रम क्या रहेगा, आप पहले कर्ता पढ़ोगे, फिर कर्म, फिर करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये आप पढ़ते समय करोगे। लेकिन जब वाक्य में इनका क्रम रखोगे तो वह क्या होगा, वाक्य में कारकों का क्रम। देखो वाक्य में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, वाक्य में सबसे पहले आता है कर्ता, है ना। जैसे मान लीजिए मोहन, सुरेश वगैरह, ये सारा कर्ता ये पहले आ जाएगा। अगर कोई संबोधन है ना, जैसे हमने कहा कि जैसे हे राम, तो राम कर्ता हो गया और हे संबोधन हो गया। तो हे जो होगा संबोधन, यानी जो 8वां हमारा कारक होगा वह कर्ता के पहले चला जाएगा वाक्य के अंदर। यानी कर्ता तो वैसे सबसे पहले रखा ही जाएगा। हम आपको ध्यान होगा हमने बात की थी कर्ता, कर्म और क्रिया, ये साधारण तरीका है हमारा वाक्यों को लिखने का। लेकिन अगर संबोधन आता है तो संबोधन कर्ता से ठीक पहले रखा जाएगा। ये आ गया संबोधन। अब सवाल ये होता है कि शेष जितने भी बचे हुए, मतलब कर्ता काम में आ गया, देखो है ना, कर्म आ गया और संबोधन आ गया। कर्ता वाक्य में सबसे पहले लिखा जाएगा, संबोधन अगर है तो वो कर्ता से भी पहले लिखा जाएगा और उसके बाद में कर्म आ गया। शेष जितने भी कारक हैं वो सभी कर्ता और कर्म इनके बीच में आएंगे, लेकिन अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब जिस क्रम में हमने इनको पढ़ा इससे उल्टा क्रम। ये आरोही क्रम है, ये अवरोही क्रम है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस क्रम में पढ़ते हैं। लेकिन यदि हम इनको ऐसे पढ़ें 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक, तो हमने क्या बताया, कर्ता सबसे पहले आएगा, संबोधन अगर है तो कर्ता से पहले आ जाएगा, और कर्ता और कर्म के बीच में सभी कारक आएंगे लेकिन अवरोही क्रम में। मैं लिख रहा हूं सामने, क्या लिखा कि कर्ता एवं कर्म के मध्य शेष कारक अवरोही। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मित्रों, इस अवरोही को अंडरलाइन कर लेना। अवरोही क्रम में आते हैं, मतलब सबसे पहले कर्ता हो गया, उसके पहले संबोधन हो गया और कर्म हो गया, इनके बीच में सारे अवरोही क्रम में आएंगे। तो जरा इसको यहाँ स्पष्ट लिखें। देखो सबसे पहले संबोधन अगर है तो फिर कर्ता। अब कर्ता के बाद में जरा पीछे चलें, देखो संबोधन काम में आ गया, कर्ता काम में आ गया, कर्ता और कर्म के बीच में ये सारे आएंगे लेकिन अवरोही क्रम में। तो जब इसको काम में ले लिया तो कौन सा बचा, अधिकरण। तो कर्ता के बाद में क्या आएगा, अधिकरण। अधिकरण से पहले संबंध, अवरोही क्रम में चल रहे हैं तो इसके बाद में आएगा संबंध। फिर कौन सा आएगा, अपादान। अपादान के बाद कौन सा आएगा, संप्रदान। अपादान के बाद में
संप्रदान, संप्रदान के बाद में करण, संप्रदान के और हमने कहा था कि सारे किस किस बीच में आते हैं, कर्ता और कर्म के बीच में, क्रिया इसके बाद में आ ही जाएगी, ठीक। और जब हमने क्रिया की बात, हमने जब क्रिया विशेषण की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आएंगे। अब जैसे मान लीजिए हम एक वाक्य लेते हैं, हमने वाक्य लिया कि शेर से मोहन, शेर से मोहन डरता है, ठीक है साहब। अब देखो मोहन इसमें क्या है, मोहन इसके अंदर हो गया कर्ता, ठीक है। डरना क्या हो गया, क्रिया। और शेर से, ये शेर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेर यहाँ पर हो जाएगा अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना। तो अपादान से, तो अपादान से मतलब दूर होने का भाव, तो शेर से यहाँ पर क्या हो जाएगा अपादान। अब देखो अपना क्रम क्या कहता है, अपना क्रम ये कहता है कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, कर्ता, यानी सबसे पहले हमने किसको रखेंगे, मोहन को। इसके बाद में कौन सा आएगा, अधिकरण है नहीं, संबंध है नहीं, अपादान है, तो अपादान आ जाएगा मोहन शेर से। कर्म यहां पर है नहीं तो क्रिया आ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि शेर से मोहन डरता है, यह अशुद्ध वाक्य है कारक के हिसाब से। कारक के हिसाब से शुद्ध वाक्य क्या होगा, मोहन शेर से डरता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी वाक्य के विन्यास में या जब भी आप वाक्य शुद्धि की बात करेंगे तो उसमें जब कारकों का प्रयोग होगा तो कारकों का प्रयोग किस तरह से होगा। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कर्ता और कर्म के बीच में सारे कारक आ जाएंगे, किसको छोड़कर, संबोधन को छोड़कर, और जो संबोधन है वो कर्ता से पहले चला जाएगा। इसके बाद में कर्ता और कर्म के बीच में जितने भी कारक आएंगे वो सब अवरोही क्रम में आएंगे, यानी अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान और करण। हमने इसका उदाहरण भी देख लिया। और कर्म के तुरंत बाद में क्रिया आ जाएगी। इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वाक्य के अंदर ये जो कारक हैं उनका स्थान क्या होगा, कैसे रखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।